हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हम स्टडी कर रहे थे बीपीएससी असिस्टेंट सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर एग्जाम के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे पिछले वीडियो में हमने रूल नंबर 4 तक स्टडी कर लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं रूल नंबर 5, 6 और उससे आगे। देखिए रूल नंबर 5 क्या कहता है कि वेस्ट मैनेजमेंट, जो रूल नंबर 5 एंड 6 है वो वेस्ट मैनेजमेंट एंड लोकल बॉडी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है कि वेस्ट मैनेज कैसे होगा और लोकल बॉडीज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, रूल नंबर 5 की बात करें, पर्टिकुलरली रूल नंबर 5 की बात करें तो रूल नंबर 5 में कहा गया है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बात करें तो अर्बन लोकल बॉडीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिहार में बात करें तो अर्बन लोकल बॉडीज किस नाम से जाना जाता है, तो यूडीएचटी। ठीक है, अर्बन एंड हाउसिंग डेवलपमेंट जो है यूडीएचटी, उसकी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करना। अब इसमें याद रखने वाला कौन सा पॉइंट है, पहला कि रिसाइकलिंग स्टैंडर्ड मस्ट कंफर्म टू आईएस कोड 14534/1998। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि रिसाइकलिंग के लिए कौन से आईएस कोड को फॉलो करना है। तो आईएस कोड फॉलो करना है आईएस 14534/1998, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, इसके अलावा जो थर्मोसेट प्लास्टिक होता है, थर्मोसेट जो प्लास्टिक होता है, प्रोसेस डिफ्यूज एज पर सीपीसीबी गाइडलाइन डिफिकल्ट टू रिसाइकिल, क्योंकि इसको रिसाइकिल करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसके लिए क्या है, सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइन है, उसके हिसाब से इसको डिस्पोज करना होता है, प्रोसेस करना होता है। अब थर्मोसेट प्लास्टिक होता क्या है, थर्मोसेट प्लास्टिक्स आर पॉलीमर्स दैट हार्डन्स परमानेंटली आफ्टर बीइंग हीटेड वंस एंड कैन नॉट बी रीमोल्डेड और रीसेप्ड अपॉन रीहीटिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि थर्मोसेट प्लास्टिक एक पॉलीमर है जो कि परमानेंटली हार्ड हो जाता है आफ्टर बीइंग हीटेड। एक बार इसको आप गर्म कीजिएगा, एक बार ये हार्ड हो जाएगा तो परमानेंटली हार्ड हो जाता है, और उसको चाहिए कि फिर से हम इसको गर्म करके इसका शेप चेंज कर दें, रीमोल्ड कर दें, तो इस तरीके से इसमें नहीं होता है। एक बार ये सेट हो गया तो हो गया। ठीक है, और इसके लिए सीपीसीबी गाइडलाइंस की जरूरत, सीपीसीबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही सिर्फ इसको प्रोसेस करते हैं या इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। ठीक है, और जो बच जाता है, जो इनर्ट जो रेसिड्यू बच जाता है, उसको क्या करेंगे, लैंडफिल डिस्पोजल पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 और 2000। ठीक है, तो जो डिस्पोज करने के बाद, रिसाइकिल करने के बाद जो भी रेसिड्यू बच गया, थोड़ा बहुत जो बच गया, उसको हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2000 या लेटेस्ट 2016 के अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, उसको फिर डिस्पोज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। 2-3 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, एक तो आईएस कोड कौन सा है रिसाइकलिंग के लिए, दूसरा थर्मोसेट प्लास्टिक के लिए डिस्पोज करने के लिए किसके गाइडलाइंस के फॉलो करते हैं, सीपीसीबी, और जब बच जाता है उसको किस रूल के तहत, जो इनर्ट या रेसिड्यू बच जाता है तो किस रूल के तहत हम उसको डिस्पोज करेंगे। ठीक है, और इसी रूल में कहा गया है कि जो नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट यूटिलाइजेशन है, मतलब वह वेस्ट जिसको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं उसको यूज करना है, यूटिलाइज करना है। कहाँ करना है, रोड कंस्ट्रक्शन में यूज करना है। ठीक है, वेस्ट टू एनर्जी में, उस वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करने में यूज करना है, या वेस्ट टू ऑयल में। ठीक है, जो रिसाइकिल हो सकता है उसको रिसाइकिल करेंगे इस कोड को फॉलो करते हुए 14534। ठीक है, और जिसको रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं उसको हमको यूज करना है, यूटिलाइज कर लेना है। अब आते हैं लोग रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लोकल बॉडीज। जो भी लोकल बॉडीज है, शहरों में बात करेंगे तो अर्बन डेवलपमेंट यूडीएचडी हो गया, ये ग्राम क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में बात करेंगे तो जो पंचायती राज है, उसकी उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो प्राइमरी देखिए ड्यूटी क्या है, यानी कि सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सेग्रीगेशन, कलेक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल। तो पहला जो इसका प्राइमरी ड्यूटी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करें, किस चीज़ के लिए, सेग्रीगेशन के लिए। जो भी वेस्ट आ रहा है उसको सेग्रीगेट करे, अलग अलग करे। ठीक है, उसको कलेक्ट करे, उसके लिए भी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। उसको स्टोर करे, फिर ट्रांसपोर्ट करे, फिर प्रोसेस करे और फाइनली डिस्पोज करे। तो ये सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोकल बॉडीज की। ठीक है, यूडीएचडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। की फंक्शन की बात करें तो चैनलाइज रिसाइक्लेबल फ्रैक्शन टू रिसाइकलर्स। तो जो रिसाइक्लेबल फ्रैक्शन है, जो वेस्ट आया, अब इसमें से कुछ हिस्सा होगा जो रिसाइकिल हो सकता है, कुछ होगा जो रिसाइकिल नहीं हो सकता है। तो जो रिसाइकिल होने वाला हिस्सा होगा उसको रिसाइकलर में भेजना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी लोकल बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंगेज सिविल सोसाइटीज एंड वेस्ट पिकर्स। ठीक है, जो सिविल सोसाइटीज है एंड वेस्ट पिकर्स है उनको इंगेज करें कि कैसे वेस्ट मैनेजमेंट में हेल्प कर सकता है, बाइलॉज फ्रेम करें। तो ये सब कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की है, लोकल बॉडीज की। ठीक है, क्रिटिकल प्रोविजन क्या है कि इंश्योर ओपन बर्निंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट डज नॉट प्लेस। जो भी प्लास्टिक वेस्ट है उसका ओपन बर्निंग, खुले में उसको नहीं जलाया जाए, ये देखना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
लोकल बॉडीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्राम पंचायत एंड वेस्ट जनरेटर्स, ये है रूल नंबर 7 एंड 8। अगर बात करें रूल नंबर 7 की, तो ये कहा गया है ग्राम पंचायत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सेम स्टोरी है जो रूल नंबर 6 में है, जहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्राम पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ग्रामीण क्षेत्रों में। स्कोप क्या हो गया, रूरल एरियाज हो गया, सेम एज लोकल बॉडीज। ठीक है, तो जो लोकल बॉडीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्राम पंचायत का भी है, रूरल क्षेत्रों में है, ग्रामीण क्षेत्रों में है। सेग्रीगेशन करना, कलेक्शन करना, स्टोरेज करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये भी ओपन में प्लास्टिक वेस्ट का बर्निंग ना हो, ये देखना, ये इंश्योर करना। ठीक है, रूल नंबर 8 क्या कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेस्ट जनरेटर, जो वेस्ट जनरेट कर रहा है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहला कि भाई आपको प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन ही ना करो, कम करो। ठीक है, दूसरा अगर जनरेट कर भी रहे हैं तो उसको सोर्स पे ही सेग्रीगेट करो, अलग अलग कैटेगराइज कर दो वेस्ट को। ठीक है, और दूसरा हैंड ओवर टू ऑथराइज्ड एजेंसी, वेस्ट पिकर अगर कचरा वाला आता है तो उसको अलग अलग करके आपको देना है कचरा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डू नॉट लिटर प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट को आप इधर उधर मत फेंको। ठीक है, मस्ट सेग्रीगेट एंड स्टोर वेस्ट एज पर एसडब्ल्यूएम रूल्स, जो भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है उसके तहत अलग करना है, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, और उसको स्टोर करना है। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट इन ओपन स्पेसेस, जो खुले में इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें प्लास्टिक में फूड स्टफ होता है, खाने वाने की चीज़ें होती है, तो उसको पहले से सेग्रीगेट करें, अलग करें और वेस्ट को मैनेज करें। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जो इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है उन्हीं की जिम्मेदारी है। जो भी कचरा उन्होंने फैलाया है उसी को अलग करें और फिर मैनेज करें। ठीक है, वेस्ट जनरेटर्स मस्ट पे यूजर फी एज स्पेसिफाइड इन बाईलॉज ऑफ लोकल बॉडीज, तो जो भी लोकल बॉडीज के द्वारा कानून नियम बनाया जाएगा उसके तहत उनको फी भी देना है। ये सब जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वेस्ट जनरेटर की, जो वेस्ट जनरेट कर रहा है एज पर रूल नंबर 8 ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। ठीक है, हम आते हैं प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर्स, ब्रांड ऑनर्स, इसे कहा गया है पीबोस एंड ईपीआर। ये रूल नंबर 9 में। रूल नंबर 9 की बात करें, देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। रूल नंबर 9 क्या कहता है कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ईपीआर, तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कलेक्शन ऑफ यूज्ड मल्टी लेयर प्लास्टिक सैशे पाउच पैकेजिंग लाइज विथ पीबो। पीबो का फुल फॉर्म क्या हो गया, याद रखना है, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। पी से प्रोड्यूसर, इंपोर्टर्स, ब्रांड ऑनर्स। ठीक है, तो ये पीबो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी मल्टी लेयर प्लास्टिक या सैसे हो गया, पाउचेज हो गया, पैकेज हो गया, उसको 6 महीने के भीतर क्या करना है, ऐसा पूरा सिस्टम डेवलप करना है कि उसको कलेक्ट कर ले। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर है, कोई कंपनी है, तो वो क्या करती है, प्लास्टिक क्रिएट करती है। तो जो भी वो प्लास्टिक मार्केट में क्रिएट करेगी, मार्केट में भेजेगी, तो उसको फिर क्या करना है, उसको खत्म होने के बाद फिर उसको कलेक्ट भी करना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका नाम है ईपीआर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो भी कंपनी ने उस पैकेट को बनाया है, फिर उसी की जिम्मेदारी है उन पैकेट को कलेक्ट करे और फिर मैनेज करे। ठीक है, तो 6 महीने के भीतर, तो जब ये रूल लाया गया था ना, जब ये गैजेट में पब्लिश हुआ था उस दिन लागू किया गया था। तो उस दिन से 6 महीने के भीतर, उस दिन से 6 महीने के भीतर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये किया गया था कि भाई आप जो भी मार्केट में है, आप एक सिस्टम डेवलप करें ताकि जो भी आप प्लास्टिक भेज रहे हैं उसको कहीं ना कहीं वापस अपने पास ले और उसको वेस्ट को मैनेज करें। ठीक है, मस्ट एस्टैब्लिश वेस्ट कलेक्शन रिवर्स लॉजिस्टिक बाई बैग, वही बोला है कि सिस्टम डेवलप करना है कंपनीज को। मस्ट एस्टैब्लिश वेस्ट कलेक्शन, जो वेस्ट कलेक्ट करने का सिस्टम डेवलप करना है, जैसे कि रिवर्स लॉजिस्टिक हो गया या बाई बैक हो गया। ठीक है, और ये सारा काम करना था 6 महीने के अंदर। तो ये जो सिस्टम डेवलप करना था, ये 6 महीने के अंदर सिस्टम डेवलप कर लेना था इस नोटिफिकेशन, इस रूल्स को गैजेट में पब्लिकेशन होने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। तो वाया सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल, सीपीसीबी का एक ऑनलाइन पोर्टल था, उस पर ये करना था, इनको रजिस्ट्रेशन करना था। ठीक है, विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर। 3 महीने कहाँ से, ये 3 महीने जिस दिन यह रूल गैजेट में पब्लिश हुआ उसके 3 महीने के भीतर सभी जितने भी प्रोड्यूसर, इंपोर्टर, ब्रांड ऑनर्स है उनको जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना था। ठीक है, फेज आउट की बात करें तो नॉन रिसाइक्लेबल मल्टी लेयर पैकेजिंग, जो मल्टी लेयर पैकेजिंग है नॉन रिसाइक्लेबल है, जो रिसाइकिल नहीं हो सकता है, इसका कोई अल्टरनेट यूज नहीं है, इनको 2 साल के भीतर फेज आउट करना था, मतलब उनका प्रोडक्शन बंद करना था।
ठीक है, मतलब 2016 में ये नियम आया तो 2018 तक ये कंप्लीटली फेज आउट कर देना था, इनका प्रोडक्शन बंद कर देना था। किसका? नॉन रिसाइक्लेबल मल्टी लेयर पैकेजिंग। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि किस प्लास्टिक को फेज आउट करना था 2 सालों के भीतर? तो नॉन रिसाइक्लेबल मल्टी लेयर पैकेजिंग। ठीक है, 2022 अमेंडमेंट किया गया इसी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में। शेड्यूल 2 ईपीआर गाइडलाइंस के तहत जो कैटेगरी फर्स्ट के प्लास्टिक होते हैं उसको क्या बोलते हैं? रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग। सब याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर कैटेगरी 2 बोलेंगे फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पैकेजिंग हो गया, सिंगल हो या मल्टीपल हो, मल्टी लेयर हो, कैरी बैग्स हो, सैसे हो। ठीक है, कैटेगरी 3 वाले को क्या बोलेंगे? मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक पैकेजिंग, प्लास्टिक या नॉन प्लास्टिक लेयर। कैटेगरी 4 वाले को बोलेंगे कंपोस्टेबल प्लास्टिक एंड प्लास्टिक सीट। तो ये चारों याद होना चाहिए। ठीक है, जो टारगेट है डिटरमाइन कैटेगरी वाइज, हर कैटेगरी का अलग अलग टारगेट दिया जाता है। ठीक है, सरप्लस ईपीआर सर्टिफिकेट्स कैन ऑफसेट शॉर्टफॉल और बी सोल्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई कंपनी है जिसने ज़्यादा वेस्ट कलेक्ट करके मैनेज कर लिया तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ईपीआर सर्टिफिकेट। तो वो क्या कर सकता है? वो उस कंपनी को बेच सकता है जिसने कम वेस्ट मैनेजमेंट किया। ठीक है, इसको बोलते हैं सरप्लस ईपीआर सर्टिफिकेट कैन ऑफसेट शॉर्टफॉल्स और सोल्ड। मान लीजिए एक कंपनी का टारगेट था कि भाई आपको इतना वेस्ट कलेक्ट करके 100 टन वेस्ट कलेक्ट करके मैनेज करना है, लेकिन किसी कंपनी ने सिर्फ 80 टन किया, किसी कंपनी ने 120 टन किया। तो 120 टन वाले क्या करेगा? एक सर्टिफिकेट इसको देगा 20 टन के लिए और बदले में इस कंपनी को पैसा मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से कंपनी क्या कर सकती है? आपस में मैनेज कर सकती है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है प्रोटोकॉल्स, मार्किंग एंड लेबलिंग। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कंपोस्टेबल स्टैंडर्ड, ये रूल नंबर 10 के तहत आता है। ये कौन सा कोड आएगा? तो ISO 17088 2021 का है। बायोडिग्रेडेबल स्टैंडर्ड प्लास्टिक की बात करें तो IS कोड 17899। ठीक है, ये 2 कोड याद रखना है। फिर आते हैं रूल नंबर 11 की तरफ। इसमें कहा गया है मैंडेटरी लेबलिंग, रूल नंबर 11। अब क्या क्या उस पर होना चाहिए? जो भी प्लास्टिक आप देखते हैं उस पर क्या क्या लेबलिंग होनी चाहिए? मस्ट प्रिंट इन इंग्लिश, लैंग्वेज क्या होना चाहिए? इंग्लिश में होना चाहिए। नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर, जो भी मैन्युफैक्चरर है उसका नाम होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये मस्ट है, कंपलसरी है रूल नंबर 11 के तहत। थिकनेस फॉर कैरी बैग के लिए थिकनेस, उसका थिकनेस पता होना चाहिए कि कितना थिकनेस है। ठीक है, कंपोस्टेबल लेवल प्लस सर्टिफिकेट नंबर। ठीक है, उसका सर्टिफिकेट नंबर अगर एप्लीकेबल है तो कंपोस्टेबल लेवल क्या है उसका। ठीक है, रिसाइकिल लेवल और कन्फ्रेंस टू, जो रिसाइकलेबल लेवल है वो हमने देखा कि कन्फ्रेंस टू IS 14534 1998 से ये होना चाहिए, कन्फर्मेंस होना चाहिए उसका। ये सब मस्ट होना चाहिए। और 2025 में एक अमेंडमेंट आया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि रूल नंबर 11(1)A। इसमें ये कहा गया था कि इफेक्टिव 1 जुलाई 2025, 1 जुलाई 2025 से जितने पीवो है, मतलब प्रोड्यूसर, इंपोर्टर, ब्रांड ओनर्स, मस्ट प्रोवाइड इन्फो वाया बारकोड, QR कोड और प्रिंटेड यूनिक नंबर। तो क्या होगा? उनको हर प्लास्टिक पे बारकोड देना होगा, QR कोड देना होगा, प्रिंटेड यूनिक नंबर देना होगा और उसके तहत सारा जानकारी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको। रेजिन आइडेंटिफिकेशन कोड, 1 में क्या है? पेट है, 2 में क्या है? HDPE पाइप, हाई डेंसिटी पॉलीथीन पाइप। V हो गया 3 में, PVC मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड। 4th में LDPE, 5th में PP, 6th में PS पॉलीस्टाइरेन और 7 में अदर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद रखना है इसको कि कौन सा प्लास्टिक किस नंबर पे आता है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये था प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट टूल्स। आगे भी कुछ है, चूंकि 15 मिनट से कम का वीडियो ये है, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। फिर जो बचा हुआ टॉपिक्स है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।